हाय बच्चों, कोई भी सब्जेक्ट हो, ख़ास तौर से साइंस साइड के अंदर फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो, ये सब बेसिक मांगते हैं। जिस बच्चे का बेसिक क्लियर हो जाता है वो सब्जेक्ट का शहंशाह बन जाता है, और जो बेसिक क्लियर नहीं कर पाता वो अक्सर सब्जेक्ट के साथ लड़ता हुआ देखा जाता है कि ये सब्जेक्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोगों ने सबसे पहले जो केमिस्ट्री पढ़ी थी वो एक बुक का पार्ट थी। एक बुक थी साइंस की, उसमें फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो सब थे। लेकिन आज आपके पास ये बुक का कोई पार्ट नहीं है, बल्कि पूरी एक बुक है केमिस्ट्री की। ओके। और केमिस्ट्री हो या कोई भी दूसरा साइंस का सब्जेक्ट हो, बेसिक तो ज़रूर मांगता है। तो आइए हम और आप मिलकर शुरू करते हैं इस चैप्टर का। सबसे बेसिक जानने वाला केमिस्ट्री के ऊपर ज़रूर कमांड करता है, और आप लोग लक्की हैं कि आप लोग केमिस्ट्री को बिल्कुल ज़ीरो से समझ रहे हैं। चैप्टर का नाम भी आप लोगों को मैं दिखा दूँ। रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। सबसे ज़ीरो से शुरू करूंगा मैं केमिस्ट्री, और इसको ऊपर तक ले जाऊंगा। और आप लोग स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक की वीडियो देखते रहना। आप लोगों का कंसंट्रेशन ख़राब भी नहीं होगा, बस ज़रूरत है तो सिर्फ अपने आप को पूरी तरीके से इस वीडियो के हवाले करने की। ठीक। इस वीडियो के अंदर एक एक चीज़ जो होगी वो आपके लिए बेशकीमती होगी, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। क्योंकि कुछ बातें ऐसी भी होंगी जो आप लोगों ने अब तक सुनी नहीं होगी, क्योंकि आपकी एंट्री फ़िलहाल 11th क्लास के अंदर हुई है और आप सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। पहले साइंस था, उसमें फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो सब थी, और सिर्फ और सिर्फ अब क्या है, केमिस्ट्री। ठीक। तो शुरू करते हैं। जो सबसे पहले आपका रसायन विज्ञान का विकास। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए रसायन विज्ञान है क्या। ठीक है। दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें बनी हैं वो आँखों से दिखाई देती है, और आँखों से दिखने वाली चीज़ भी किसी चीज़ से बनी होती है। वो भी अपने आप में छोटी छोटी चीज़ों का एक तरीके से मिलाप है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें मिलकर तब इस दुनिया की हर चीज़ को बना रही हैं। पहले ऐसा समझा जाता था कि जो दिख रहा है बस वही दुनिया है। लेकिन एक दुनिया वो भी है जो आँखों से दिखाई नहीं देती, और वहाँ से शुरू होती है केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। पानी है, पानी का फॉर्मूला आप सब लोग जानते हैं कि पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। अब ये नज़र थोड़ा ही आता है पानी के अंदर, पानी को तो लिया, उठाया और पिया, ये तो है। लेकिन उसके अंदर जो चीज़ है उस तक साइंस नहीं पहुंची थी, तो केमिस्ट्री का जन्म भी नहीं हुआ था। लेकिन जब साइंस यहाँ तक पहुंच गई कि जब हम जो पी रहे हैं पानी, उसके अंदर बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, H2O 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 H2O, बहुत सारे H2O। तो एक गिलास के अंदर आप अगर 1-2 लीटर पानी एक गिलास के अंदर अगर आप थोड़ा सा पानी ले रहे हैं, तो एक्चुअली उसके अंदर H2O के बहुत सारे अणु हैं। तो ये समझा गया कि पानी एक केमिकल है जो बस प्यास बुझाने के काम आता है। केमिस्ट्री ने और आगे कदम रख दिया कि भाई वो जो H2 है ना, उसके भी छोटी छोटी चीज़ें हैं। कि कौन सी हैं, ये हैं। और क्या है, ये है। ओहो, इस अणु को भी बनाया है किसने, परमाणु ने। ये परमाणु पता लगा कि इससे छोटी कुछ है ही नहीं चीज़। यानी पानी के अंदर मिला H2O, H2O के अंदर मिला हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इस तरह करते करते साइंस की जो ये ब्रांच है केमिस्ट्री, ये और बड़ी होती चली गई। आप लोगों को कम टाइम में एक बड़ी सी बात कहूँ, जिस चीज़ की जितनी बारीकी में आप पढ़ाई पढ़ रहे हो, बस वो केमिस्ट्री की शुरुआत है। जितनी गहराई में चलते चले जाओगे, जितनी गहराई में उतरते चले जाओगे, ये किससे बना है, ये किससे बना है, ये किससे बना है, केमिस्ट्री उतनी बड़ी हो रही है। यानी जब तक आप लोगों ने पानी को नहीं पढ़ा था तब तक थी केमिस्ट्री सिर्फ पानी जितनी। अब पानी के अंदर मिला H2O, ओ अच्छा ये वाली केमिस्ट्री है। फिर H2O से भी नीचे पहुंच गए हाइड्रोजन ऑक्सीजन, अरे बाप रे ये केमिस्ट्री है। ऑक्सीजन से भी नीचे क्यों, क्योंकि परमाणु को भी तो किसी चीज़ ने बनाया है। आप भूल गए क्या, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ये यहाँ पर केमिस्ट्री और बड़ी हो गई। जितना आप बारीकी में जाओगे उतनी केमिस्ट्री बड़ी होती चली जाती है। ठीक। अगर मैं आपसे कहूँ केमिस्ट्री की परिभाषा दीजिए, आपको बताऊँ मैं, ये एक मार्कर है मेरे पास, ये जिस जिस चीज़ से बना हुआ है ना उसकी पढ़ाई रसायन विज्ञान कहलाएगी। पानी है, किस चीज़ से बना हुआ है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, ये रसायन विज्ञान का हिस्सा है। तो किसी भी चीज़ के अवयवों की पढ़ाई, दुनिया के किसी भी पदार्थ के अवयवों की पढ़ाई क्या कहलाती है, अवयवों का अध्ययन क्या कहलाता है, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। तो हम रसायन विज्ञान के अंदर किसी भी चीज़ की कंपोजिशन की पढ़ाई पढ़ते हैं, यानी उसके
अवयवों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो बस ये चलता रहा कि भाई हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। फिर बाद में पता लगा यार ये तो जो केमिस्ट्री है इसमें तो ऐसे भी केमिकल आ रहे हैं जो आग पकड़ लेते हैं, ऐसे भी केमिकल आ रहे हैं जो आग नहीं पकड़ते। यार इस केमिस्ट्री को दो जगह बांटा जाए, एक जगह तो वो केमिकल हों जो आग पकड़ते हैं और एक जगह वो केमिकल हो जो आग नहीं पकड़ते। यहाँ केमिस्ट्री की दो शाखाएं बन गई। सबसे पहली शाखा जिसके अंदर आग पकड़ने वाले कंपाउंड पढ़ा जाते हैं, कार्बनिक रसायन। ठीक है, और जिसमें आग न पकड़ने वाले पढ़ाए जाते हैं, अकार्बनिक रसायन। ठीक, चली केमिस्ट्री आगे चली। हाँ वही हम वो पढ़ेंगे जिसमें आग पकड़ी जाती है, कार्बनिक रसायन है। हाँ वही आग पकड़ने वाले क्या रखते हैं, कार्बन। अकार्बनिक रसायन जिसके अंदर ऐसे गुण होते हैं जो आग नहीं पकड़ते, उसमें कार्बन नहीं होता, उसे कार्बनिक रसायन। फिर बाद में पता लगा यार मैं एक लकड़ी लेकर आया, उसमें आग लगाई, 1 ग्राम ने इतनी ऊष्मा निकाली, जलने के बाद 25 ग्राम ने कितनी निकाली। मैं 25 ग्राम लकड़ी जला रहा हूँ, इतनी आग निकल रही है। 25 ग्राम अगर मैं सिलेंडर की गैस जला दूँ इतनी आग निकलेगी। 25 ग्राम कोयला जला दूँ इतनी आग लगेगी। अरे यार सबका 25-25 ग्राम ले रहा हूँ और सब के सब अलग अलग तरीके से आग निकाल रहे हैं, हीट यानी ऊष्मा अलग अलग तरीके से उत्पन्न कर रहे हैं, मात्रा तो सबकी बराबर है, 25 ग्राम ही है, ये कैसे हुआ। यानी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ रही है। इसका 25 ग्राम इतनी हीट निकाल रहा है, इसका 25 ग्राम इतनी ऊष्मा निकाल रहा है। फिर वहाँ केमिस्ट्री की एक नई शाखा ने जन्म लिया जिसका नाम था भौतिक रसायन। यानी हम जब रसायन विज्ञान को समझने के लिए भौतिक यानी फिज़िक्स का यूज़ करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, या केमिस्ट्री के लॉज को, केमिस्ट्री के नियम को समझने के लिए जब भौतिक का प्रयोग किया जाता है, तो रसायन विज्ञान की इस शाखा को कहा जाता है भौतिक रसायन। ठीक, तो आपके पास इस तरीके से विकास होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कौन बढ़ता जा रहा है, रसायन विज्ञान। तो पहले क्या था, फिर क्या हुआ और आज देखो क्या है। मैं आपको ज़ीरो से शुरू कर चुका हूँ और लास्ट कहाँ तक होगा आपको मालूम नहीं है। बस वीडियो के अंदर बने रहना, आप लोगों को पता लग जाएगा कि आप क्या सीख रहे हो। ठीक, विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें कार्बन या उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। कार्बन से अलग जितने भी तत्व हैं उन तत्वों का और उनके यौगिकों का अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है, अकार्बनिक रसायन। जब रसायन विज्ञान के अंदर हम भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं तो इस शाखा को भौतिक रसायन कहते हैं। यह आपके पास परिभाषा हो गई। ठीक, तो इस तरीके से डेवलप होता जा रहा है केमिस्ट्री, और आप लोगों का माइंड और नॉलेज दोनों की दोनों डेवलप हो रही होगी, इसकी भी गारंटी ले रहा हूँ। रसायन विज्ञान का महत्व, एक छोटी सी बात कहूँ, अगर आप समझदार हैं, मेडिकल स्टोर से जो भी आप दवाई लाते हो, पूरा पत्ता लेकर आते हो ना, उसके पीछे कुछ लिखा रहता है। पैरासीटामोल 500 ग्राम है, लेवोसिट्राजिन 10 ग्राम है, 10 मिलीग्राम है। ये देखते हो ना आप लोग, पैरासीटामोल 500 mg, लेवोसिट्राजिन 5 mg, ये दिखा। ये क्या है, ये केमिकल ही तो हैं। ये सब के सब केमिकल हैं। जितनी भी दवाई आ रही हैं, जितने भी ड्रग आ रहे हैं, वो सब के सब केमिकल हैं। और कितनी इम्पोर्टेंट है बताओ। कोई इंसान कैंसर से मर जाएगा, उसका इलाज हम केमिकल से कर रहे हैं, केमिस्ट्री से कर रहे हैं। किसी इंसान को ब्रेन हेमरेज हो चुका, दिल का दौरा पड़ रहा है, दुनिया में जितनी बीमारी हैं, आप जिस चीज़ से भी सॉल्व कर रहे हो, जो भी चीज़ हुई वो इसका इलाज कर रहे हो, वो विज्ञानी तो वो रसायन विज्ञानी तो है वो। तो रसायन विज्ञान का इस्तेमाल रोगों को दूर करने में, औषधि बनाने में, और तो और आप जितनी प्लास्टिक की चीज़ इस्तेमाल करते हो वो रसायन विज्ञान की देन नहीं है। हिंदी में उसको कहते हैं बहुलक, इंग्लिश में पॉलीमर कहते हैं। और आप खुद सर से लेके पाँव तक विज्ञान की देन, केमिस्ट्री की देन है, रसायन विज्ञान की देन है। हमारे सर के जो बाल हैं इनकी पढ़ाई पढ़ो, काला रंग एक केमिकल की वजह से आया। इसको सॉफ्ट बनाने वाला दूसरा केमिकल है। जो जड़ें गड़ी हुई हैं, जड़ों के अंदर जो केमिकल हैं, जो सर के अंदर उसको लगाए हुए हैं, वो अलग केमिकल हैं। ब्लड के अंदर केमिकल घूम रहा है, उसका टेस्ट करके बताते हैं कि भाई आपको टाइफाइड है, आपको ये है, आपको सर से लेके इंसान टेंशन में है तब केमिकल बन रहा है। डॉक्टर को पता है कि इसको टेंशन है, इसको नींद नहीं आ रही है, वो जो केमिकल लिखेगा अब उसको नींद, मतलब इंसान सोना नहीं चाहता टेंशन में, डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन लगाया, चल सो जा,
इंसान की समझ से बाहर। नींद नहीं आ रही थी, केमिकल लिया, दवाई ली, नींद आ गई, बताओ। तो रसायन विज्ञान का इस्तेमाल बहुत जगह है भाई। हमारी लाइफ में जितने भी मतलब जो ज़िंदगी बचाने वाली दवाइयाँ हैं, जो कैंसर से लड़ती हैं, एड्स या फिर दिल का दौरा पड़ गया, ये बहुत सारी जितनी भी दवाइयाँ हैं, सब के सब को केमिस्ट्री ने तो दिया। तो रसायन विज्ञान का इस्तेमाल रोगों को दूर करने में होता है, और हमारी डेली लाइफ की जो भी इस्तेमाल करने वाली चीज़ें हैं वो भी केमिस्ट्री की देन है। आ रहा समझ में? ये जो मैं माइक लगा रहा हूँ, इसका जो टोटल केमिकल लगा हुआ है, ये स्पंज, ये टोटल क्या है? केमिस्ट्री तो है, और क्या है? केमिकल फैक्ट्री बनाती है इसको। यहाँ तक समझ में आया? केमिस्ट्री दो जगह नहीं है बस। एक तो आवाज़ में, जो मेरी आवाज़ आप तो गा रही है, उसमें केमिस्ट्री नहीं है। और एक लाइट में, सूरज से जो हमारे पास लाइट आ रही है ना, उसमें कोई केमिस्ट्री नहीं है। बाकी दुनिया की सब चीज़ में केमिस्ट्री है। इंसान को किसी लड़की को देखकर फीलिंग्स पैदा होगी तो केमिस्ट्री का उसके अंदर सब्सटेंस बना, केमिकल पदार्थ, कोई पदार्थ बना केमिस्ट्री का, ठीक है ना। किसी को देखकर नुकसान, बुरी दुश्मनी आ रही है, बाप रे इसको ऐसा करूँगा, तब भी कोई केमिस्ट्री का सब्सटेंस बन रहा। खुशी के लिए केमिस्ट्री, दुख के लिए केमिस्ट्री। समझ में आप लोगों को? केमिस्ट्री बहुत जगह लगती है। इसका महत्व जितना मैं बताऊँ उतना कम है। मुझसे खैर ज़्यादा कौन जानता होगा, मैं तो केमिस्ट्री का टीचर हूँ। इसकी रगों रगों में दौड़ कर तब मैं आपके पास, आपकी खिदमत में आया हूँ। तो केमिस्ट्री को आप लोगों ने शुरू कर दिया है, समझते रहना। इसका डेवलपमेंट, इसका विकास मैंने बता दिया, इसका रोल भी मैंने बता दिया कितना ज़्यादा है, ठीक है। इंसान के पेट में एसिडिटी हो गई, क्या बन रहा? एसिड नहीं बन रहा, केमिकल है। बताओ, इंसान को जब टैबलेट दी जाएगी कि भाई वो एसिड टैबलेट दी जा रही है, जो बॉडी के अंदर एसिड बना है वो उसको न्यूट्रल कर देगा, उसको ख़त्म कर देगा, तो पेट का तेज़ाब ख़त्म हो जाएगा। यानी हम जो टेंशन में आए वो उसमें भी केमिस्ट्री, उस टेंशन का जो इलाज हो रहा है वो भी केमिस्ट्री। समझ में आया आप लोगों को? तो केमिस्ट्री का महत्व बहुत ज़्यादा है। द्रव्य की प्रकृति, भैया मैं आपको द्रव्य की प्रकृति तो बता दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन द्रव्य क्या हो पहले ये तो पता लगे। जब तक आप लोगों को द्रव्य नहीं मालूम होगा तब तक मैं इसकी प्रकृति क्या बताऊं। अब द्रव्य पता होने के लिए आपको एक चीज़ का और पता होना ज़रूरी है, आयतन। दुनिया के अंदर जो भी चीज़ जितनी जगह घेर रही है, मैं जितनी जगह में खड़े होकर वीडियो बना रहा हूँ, आप जितनी जगह में बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं, वो सारा आयतन होता है। दुनिया की कोई भी चीज़ जितनी जगह घेरती है वो उसका आयतन कहलाता है, ठीक है। अब आने वाले टाइम में जब भी मैं ये शब्द बोलूँगा, ये वर्ड बोलूँगा आयतन, आपको समझ जाना है कि अच्छा जो जगह घेर चुकी उसके बारे में बात चल रही है, ठीक। तो ये जो मेरे सर पे लगा हुआ है माइक सा, इसका आयतन इतना है जितना ये दिख रहा आपको। क्लियर? क्लियर है क्या? जो द्रव्य होता है ना, उसका अपना एक आयतन होता है। यानी एक बात बताऊं मैं आपको, द्रव्य आयतन रखता है, यानी द्रव्य जगह ज़रूर घेरता है। तो ये तो द्रव्य की परिभाषा है। और द्रव्य का ये भी होता है एक आकार, उसकी कुछ ना कुछ शेप होगी, कोई आकार होगा, और आकार के साथ साथ वो कोई ना कोई जगह घेर रहा होगा। ऐसी ही चीज़ को कहा जाता है द्रव्य। परिभाषा लिख लो अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे हो। वो पदार्थ या वो चीज़ जो एक आयतन रखता हो और उसका एक अपना आकार हो, उसे द्रव्य कहते हैं। और द्रव्य की प्रकृति भी यही है कि वो जगह घेरती है। उसकी खासियत है, ये उसकी ख़ास बात है। द्रव्य भी बता दिया, द्रव्य की प्रकृति है कि जहाँ कहीं द्रव्य होगा जगह घेरता हुआ नज़र आएगा आपको, और उसका अपना एक आकार ज़रूर होगा। यहाँ तक आपको समझ में आई बात? तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। उसके बाद है द्रव्य का वर्गीकरण। जो चीज़ मैंने आपको बताई कि द्रव्य जगह घेरता है, उसका आकार होता है, इस जगह घेरने वाली बात को दिमाग में रखकर और आकार की बात को दिमाग में रखकर द्रव्य को 3 वर्गों में बांटा गया, 3 क्लास के अंदर बांटा गया। वो आपको शायद पहले पढ़ा दी गई होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी तरह पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। जो आपका द्रव्य है वो है ठोस। दुनिया का कोई भी ठोस जगह घेरता है, उसका अपना एक आकार होता है। द्रव आकार होता है, आयतन होता है। और गैस,
फ़िलहाल 3 क्लास के अंदर बांटा गया है इसको, ठोस, द्रव, गैस। ये एक टेबल बना रहा हूँ आपके लिए, अगर आप वैसे तो कॉपी पेन आप लेकर बैठे होंगे, लिखते चले जाना मेरे साथ, आपको यही समझा दूंगा बहुत ही अच्छी तरीके से। देखो, यहाँ मैं लिखता हूँ ठोस, यहाँ मैं लिखता हूँ द्रव, और यहाँ क्या लिखता हूँ, गैस। ठीक है, तो मैं कुछ ख़ास बातें लिखता हूँ, जैसे 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 आप लोग देखना, यहाँ लिख रहा हूँ मैं गुण। सबसे पहला गुण मैं लिखता हूँ क्या, आयतन। निश्चित, अभी आपको समझाऊंगा, लिख लो मेरे साथ साथ। ये भी क्या मिलेगा आपको, निश्चित, और ये क्या मिलेगा, अनिश्चित। ध्यान से देखना मैं आपको जो समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि आयतन क्या होता है, जितनी जगह घेरी जा रही है उसको आयतन कहा जाता है। ठीक, अब जगह घेरने का सिस्टम भी इसमें पढ़ने लगा। ठोस एक ख़ास जगह घेरता है, अगर इतना है ना ठोस तो बस इतना ही रहेगा, इतनी ही जगह घेरेगा। उसको हवा में छोड़ दो, ज़मीन पे रख दो, कोई बॉल ही है, जितनी जगह वो छत पे रखने के बाद घेरेगा उतनी ज़मीन पे रखने के बाद घेरेगा, तो उसका तो भैया आकार, उसका तो आयतन क्या है, निश्चित है। वो जगह घेरेगा उतनी ही जितनी उसको, जितना उसका मामला है। ठीक, यही हालात इसके हैं द्रव के, ये भी ऐसा ही है। अगर आपने पानी को एक गिलास में ले लिया, वो पहले इस तरह भर जाएगा, फिर गिलास के बदले आपने क्या किया, उसको प्लेट में डाल दिया। प्लेट में डालने के बाद वो क्या हो गया, फैल गया। तो पहले वो इतना वॉल्यूम, उसके बाद वो इतना वॉल्यूम। वॉल्यूम तो वो सॉरी आयतन तो फिक्स ही है, आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम कहते हैं। तो पहले इतना आयतन था, इतनी जगह घेर रहा था, अब वो इतनी जगह घेर रहा है। तो पहले ऐसे घेर रहा था, अब इतने घेर रहा है, उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई। जितना आयतन पहले था ग्लास के अंदर, उतना ही आयतन बाद में हो गया प्लेट के अंदर। लेकिन गैस, जहाँ किचन के अंदर कुकर में सीटी लगती है, वो जो गैस निकलती है, क्या वो गैस इतनी ऐसी निकलती है या फैलती चली जाती है, फैलती चली जाती है ना। तो पहले गैस का आयतन था इतना, कुकर से बाहर निकली, गैस का आयतन क्या होता जा रहा है, गैस जगह क्या करती जा रही है, बढ़ाती जा रही है, बढ़ाती जा रही है। और इसको क्या कहा जाएगा भाई, इसका मामला फिक्स नहीं है भाई, निश्चित नहीं है। गैस का तो आयतन क्या हो रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है, इसीलिए मैंने क्या लिखा वहाँ पर, अनिश्चित। यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ रही है क्या? तो आपको मैंने आयतन के बारे में बताया कि भैया ठोस का निश्चित होता है, गैस का ठोस का निश्चित होता है, द्रव का निश्चित होता है, लेकिन गैस का निश्चित नहीं होता। परफ्यूम की बोतल के अंदर गैस थी, लेकिन जब हमने उसको कर दिया, परफ्यूम की बोतल से गैस बाहर निकली और पूरे कमरे के अंदर फैल गई। तो पहले उसका आयतन कितना था, जितना परफ्यूम की बोतल का, लेकिन कमरे में फैलने के बाद उसका आयतन कितना हो गया, जितना कमरे का था। बात समझ में आई आपको? तो ये मैं आपको फ़र्क भी बता रहा हूँ और इनके गुण भी बता रहा हूँ। तो सबसे पहला आपका गुण कंप्लीट हो चुका। अब दूसरा पढ़ते हैं, आकार। ये क्या है, निश्चित है, अनिश्चित है, अनिश्चित है। द्रव का, ठोस का जो आकार है, जैसे ईंट है, ईंट को चाहे जहाँ रख दो उसकी शेप कौन सी बदल रही, लेकिन यार पानी की शेप बदल जाती है। ग्लास के अंदर रखा ग्लास जैसा हो गया, प्लेट के अंदर रखा प्लेट जैसा हो गया, जिस कप के अंदर रखा कप जैसा हो गया, जिस चीज़ में आपने उस द्रव को डाला वैसा ही हो गया वो। लेकिन गैस का मामला ऐसा है और लिक्विड का मामला ऐसा है, यानी इसका द्रव का, कि इनका जो आकार है वो बदलता रहता है। जिस चीज़ के अंदर डालोगे वैसा आकार हो जाएगा। परफ्यूम की बोतल में था तो परफ्यूम की बोतल के जैसा हो गया, और परफ्यूम की बोतल से जब बाहर आई वो गैस, वो पूरे के पूरे कमरे में फैल गई। उस गैस का आकार कैसा हो गया, जैसे 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 कमरे का। तो गैस का और द्रव का आकार निश्चित नहीं होता। अगर निश्चित है तो अनिश्चित होता है तो किसका, ठोस का। यहाँ तक भी आपको बात समझ में आ गई होगी, है ना? अब उसके बाद क्या होगा, अंतराणविक दूरी। ये देखो, ये है सॉलिड यानी ठोस, ये है द्रव,
यह है गैस। एक अणु से दूसरे अणु के बीच की दूरी अंतराण्विक दूरी कहलाती है। ये तो ज़्यादा हो गई, ये तो और ज़्यादा हो गई। बताऊँ या लिख रहे हो आप लोग? लिख लो बस, और क्या। अंतराण्विक दूरी यहाँ लिखना है, बहुत कम, कम, ज़्यादा। और कोई पूछे अंतराण्विक दूरी क्या होती है, अणु से अणु के बीच की दूरी को अंतराण्विक दूरी कहते हैं। बेचारी सबसे कम मिली कहाँ है? मैं ठोस के अंदर कितनी चीज़ हो चुकी है, 3 हो गई ना। अब उसके बाद आकर्षण, अंतराण्विक आकर्षण, इसको क्या कहा जाता है जी? अणु से अणु के बीच जो खिंचाव होता है उसे बोलते हैं अंतराण्विक आकर्षण। खिंचाव उतना ज़्यादा होता है जितना ज़्यादा अणु आपके पास हो। ये पास पास हैं, ये दूर दूर हैं। वो उसको आवाज़ ज़रा, ओए अबे कहाँ गया तू भाई, यहाँ तो आकर्षण है ही नहीं, यहाँ आकर्षण थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, और यहाँ आकर्षण क्या हो गया? ज़्यादा। और यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं? तो आप लोगों को मैं जो बोल रहा हूँ वो लिख लेना अंतराण्विक आकर्षण के बारे में। अधिकतम, ठीक, कम, बहुत कम, ये लिखते चले जाना। उसके बाद क्या आता है ये आपका? उसके बाद आता है दबाने को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिव, देखो ये वर्ड देखो क्या बोल रहा है, कंप्रेस, दबाना। किसको दबा सकते हो आप? सॉलिड को थोड़े दबा दोगे, लिक्विड भी नहीं दबने का, तो फिर दबेगा कौन? गैस। जो सिलेंडर में आपके गैस भरी हुई है, एलपीजी जिसको बोलते हैं, उसको अगर आपने लीक कर दिया तो सिलेंडर के अंदर भरी हुई गैस पूरे मोहल्ले में आ जाएगी, पूरे घर में आ जाएगी। और पूरे घर में आई हुई गैस एक सिलेंडर के अंदर, ये कैसे पॉसिबल हुआ? इतनी सारी गैस एक सिलेंडर में, उसको कंप्रेस किया गया, उसको दबाया गया। जब आप लोग गैस के ऊपर दबाव डालोगे तो ये मॉलिक्यूल, ये अणु क्या हो जाएंगे? इकट्ठे हो जाएंगे। और कहाँ आ जाएंगे? इस तरह आ जाएंगे, इस तरीके से। ये लिक्विड नहीं बन जाने का। तो कंप्रेस किया जा सकता है, दबाया जा सकता है। इसको आगे मेरे याद, इसको बोलते हैं संपीड़न। सबसे ज़्यादा मिलेगा गैस का, बहुत कम, बहुत कम। या आप ये कह दो संपीड़न होता है, संपीड़न नहीं होता, संपीड़न नहीं होता, क्योंकि भैया इन्हीं को दबाया जा सकता है। यहाँ तक कोई आपको दिक्कत तो नहीं है। इस तरीके से आप लोगों के पास 1 2 3 4 5 हो चुके, ठीक। और उसके बाद एक वर्ड है कठोरता। मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। कठोर का मतलब होता है सख्त, जो दबे ना। सबसे ज़्यादा कौन है? ठोस तो ठोस होता है भाई, अभी ईंट का टुकड़ा है, दबाओ दबाओ, ये मतलब ये कठोर है भैया, मुड़े तोड़ेगा नहीं वो। तो कठोरता ठोस की सबसे ज़्यादा होती है, कम सबसे कम। बात समझ में आ गई आपको? इस तरीके से आपके पास 6 पॉइंट हो चुके, 6 बिंदु हो चुके, और आप लोगों को उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे आप लोग इसी तरीके से कंसंट्रेशन बनाए रखिए और मेरे साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहिए। जो भी परिभाषा में हिंदी में बोलूँगा आप लोगों को वो लिखते रहना, ठीक। फ़ायदा मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोग इतने परफेक्ट नहीं हो कि अच्छी परिभाषा दे सको। मैं जो भी बताऊंगा उसकी परिभाषा ज़रूर दूंगा, आप लोग उसको लिख लेना। जैसे इसकी परिभाषा तो वो थी, ये तो हेडिंग, इसकी परिभाषा है कि द्रव्य को आकार और आयतन के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। उसके बाद ये टेबल बना देना जो मैंने मिटा दी, ठीक है। तो जो बातें बोलता रहूँगा आप लोग वीडियो को रोक रोक कर लिखते रहना।
क्योंकि मैं थोड़ी इजी बना सकता हूँ, आपके पास एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम है। क्लियर। द्रव्य के गुणधर्म और उनका मापन। देखो द्रव्य के जो गुणधर्म होते हैं वो तो मैंने आपको टेबल के अंदर बता दिए, ठीक। ठोस, कठोरता, ये सब जो बातें थी, उनका मापन, उसको कैसे मेजर, उसको मतलब कैसे मापा जाता है। अब मापने के लिए जाहिर सी बात है क्या चाहिए होती है, यूनिट चाहिए होती है। तो यह भौतिक और रासायनिक गुण, देखो ये आपकी एक बड़ी हेडिंग थी कि द्रव्य के गुणधर्म। गुणधर्म दो तरह के होते हैं, एक तो वैसे जो मैंने आपको बता दिए कि भाई अंतराण्विक दूरी, आकार, आयतन। एक होते हैं उनके दिखने वाले गुण, उनको हम अगर बांट दें तो दो क्लास के अंदर बटेंगे वो, भौतिक और रासायनिक गुण। किसके? द्रव्य के। वो जो मैंने टेबल बनाई थी वो था अंतर, और गुण भी थे, लेकिन ये अलग गुण हैं जो आपको रसायन विज्ञान से जोड़ते हैं। वो तो कॉमन से पॉइंट थे जो मतलब सीधे साधे थे। तो भौतिक गुण और रासायनिक गुण आप लोगों को पहले पता होना चाहिए कि भौतिक गुण में पढ़ते क्या हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, फिर हम पढ़ाएंगे क्या, रासायनिक गुण। क्या चीज़ शामिल करता है ये भौतिक गुण, क्या बताता है। जब मैं परिभाषा लिखूंगा या कोई लिखूंगा भाई भौतिक गुण क्या होते हैं, मैं मार्केट से लेकर आया हूँ नमक, डब्बे में रखा हुआ है। किसी ने कहा इसके गुण बता जल्दी से जो आपको दिख रहे हैं, देख कर बताओ इसके भौतिक गुण लिखो। पता क्या करना है, भौतिक गुण लिख रहा हूँ मैं। नमक का रंग सफ़ेद होता है, ठोस होता है, पानी में घुल जाता है, गर्म करने पर चटक जाता है। ये सारे के सारे ऐसे गुण हैं जो दिखाई दे रहे हैं, इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होती कि मैंने नमक को किसी चीज़ के साथ मिलाया, अभिक्रिया हुई और उसमें ब्लास्ट हो गया, या नमक किसी और दूसरी चीज़ में बदल गया। ये होती है रासायनिक गुण, जिसमें कोई चीज़ किसी चीज़ में बदल जाती है। लेकिन जब आपसे कहे भौतिक गुण, तो जो सामने दिख रहा है बस देखकर उस पर कमेंट करना है, पॉइंट लिखने हैं। अब जब नमक डब्बे में रखा हुआ है, आप उसको देखकर क्या बताओगे, पाउडर है, वाइट है, पानी में घुल जाता है। गुण चल रहे हैं उनके, पानी में भी घुल जाते भाई। ये तो भाई तो पाउडर दिख रहा है भाई, इसका रंग तो सफ़ेद है, जो गुण दिख रहे हैं, ठीक है। उसका जो दिखा हुआ है भौतिक रूप से, वो है भौतिक गुण। रासायनिक गुण जब हम किसी के बताते हैं तो उसका रूपांतरण, उसका बदलाव किसी दूसरी चीज़ में कर देते हैं जहाँ से उसकी वापसी नहीं हो सकती। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, मुझे कहा गया कि इसके गुण लिख कार्बन के, पहले ये लिख भौतिक गुण। कार्बन काला होता है, ठोस होता है, ये सारी की सारी बातें कार्बन की। लेकिन जब मुझे रासायनिक गुण लिखने के लिए कहा गया, अब देखो मैं रासायनिक गुण कैसे लिखूंगा। कार्बन को जब जलाया जाता है तो कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने के बाद बदल जाता है CO2 के अंदर। अब कितनी बड़ी बात है, मैं कार्बन का रासायनिक गुण जानने निकला तो मैंने इसे फूंक दिया और क्या बना, CO2। कमाल देखो, ये आग पकड़ने वाला होता है, ये आग न पकड़ने वाला होता है। बदलने का इसका गुण, इसका रूप इसके जो बातें थी, जो खासियत थी वो बदल गई। इसका जो रासायनिक संगठन था बदल गया, वो गुण ही बदल गया इसका। आग पकड़ने वाला बदल गया कहाँ में, आग न पकड़ने वाले में। CO2 आग नहीं पकड़ दी। और अगर मुझे ये कहा जाए कि देखो अभी बता रहा हूँ आपको, नमक था ना, मैंने कहा था भौतिक गुण लिखो, तो नमक दिखने में सफ़ेद है। अब जब मैंने लिख लिया, इसमें बदलाव कहाँ हुआ, सफ़ेद तो सफ़ेद ही रहा। तो भौतिक गुण में बदलाव नहीं होता, जो जैसा दिख रहा है। लेकिन रासायनिक गुण में अगर मैं पढ़ाई पढ़ने चलूँगा, उसकी रासायनिक बातों की पढ़ाई पढ़ने चलूँगा, भाई इसकी मुझे ख़ास बातें बता, ये इससे रिएक्शन करके क्या करता है, इससे भैया उसका रूप बदल जाता है, उसकी खासियत ही बदल जाती है। कह तो रहा हूँ मैं आपको, आग पकड़ने वाला आग न पकड़ने वाले में बदल गया। तो ये रासायनिक गुण है। रासायनिक गुण संगठन में, यानी उसके एक तरीके से कंपोनेंट इंग्लिश में बोलते हैं, उसके संगठन में परिवर्तन को शामिल करता है। और भौतिक गुण संगठन जू का तू रहता है, जो जैसा दिख रहा है वही है, बस देखकर उसके ऊपर पॉइंट लिखना है, वो भौतिक गुण होते हैं उसके। यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा ना। तो किसी भी चीज़ का अगर आपको रासायनिक गुण लिखना हो, आप समझदार हो, क्या करना है, उसकी रिएक्शन, उसकी अभिक्रिया करा के देखनी है और उसे बदल देना है किसी दूसरी चीज़ में। बदलता है वो,
वो बदलता भी, ऐसी बात नहीं है। जब किसी का रासायनिक गुण लिखे जाते हैं या कोई रासायनिक गुण की पढ़ाई पढ़ता है या रासायनिक गुण की अध्ययन करता है कि भाई देखो इसका क्या, इसके इससे भी क्रिया करके क्या दे रहा है, वो किसी दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, तो ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया बढ़िया तरीके से। अब हम आगे बढ़ते हैं, भौतिक गुण धर्मों का मापन। भौतिक गुण धर्मों के अंदर हम क्या चीज़ माप करते हैं? एक तो उसकी घनत्व हो गया, आयतन हो गया। भाई भौतिक गुण में हम लोग जब भी देखते हैं कितना भारी है वो, कैसा दिख रहा है, पानी में घुलना नहीं घुलना है, ये सब के सब भौतिक गुण का क्या होती हैं, ये सब के सब क्या होते हैं? भौतिक गुण होते हैं। और अगर मैं देखूं कि वो कितना घुला है, जैसे मैंने 100 ग्राम पानी लिया, चीनी मिला दी, 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम 20 ग्राम ही घोल पाया, 21वां ग्राम जब मैं घोल रहा हूँ पानी के अंदर वो घुल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर एक हद है कि आप 100 ग्राम में सिर्फ 20 ग्राम ही क्या डाल सकते हो? चीनी। अरे भाई 100 ग्राम के अंदर 1 किलो या 2 किलो या 10 किलो चीनी थोड़े डाल दोगे, घुलेगी थोड़ा ही वो। तो 100 ग्राम पानी की हद है कि वो 20 ग्राम ही घोल सकता है। तो मैं इसको क्या कहूँगा कि भाई इस चीनी की क्या है, ये विलेयता है, जिसको मैं लिखूँगा 20 ग्राम पर, और अगर इसको 1000 कर दूँ तो 20 ग्राम पर केजी। अब ये पानी का है, ये किसका है? चीनी का। तो ये मापन जो होता है भौतिक गुण धर्मों का मापन, इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि जो उसका घुलने की ताकत है वो कितनी घुली है, वो अगर सख्त है, अगर कठोर है तो कितना कठोर है, इन बातों की पढ़ाई पढ़ते हैं। ठीक है, आयतन कितना उसका। मात्रकों के अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, आप लोगों को ये चीज़ देखो, जब कोई चीज़ आपने वज़न उठा लिया तो 1 ग्राम था, 2 ग्राम था, 5 किलो था, मैं भाग रहा हूँ, मेरी स्पीड कितनी है? 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति सेकंड, कितनी? तो एक पद्धति दी गई, एक सिस्टम दिया गया कि आप लोग प्लीज़ इसका इस्तेमाल करें और बच्चों तक ये बात बताएं। जैसे लंबाई को अगर आप मापना चाहते हो, किसको? लंबाई को। तो लंबाई की जो होती है, इंग्लिश में लिख दूं, लेंथ, इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ। तो लंबाई की जो वो होती है मात्रक, वो कितना होता है? मीटर। ठीक है, लंबाई का मात्रक मीटर। इसी तरह वेट, वज़न, भार, इसका मात्रक, कि भाई आप लोग हमेशा इसको काहे में नापोगे? किलोग्राम में। ठीक है, और आपका ये क्या है? टेम्परेचर। भाई इसे आप काहे में नापोगे? कि जी हम इसको केल्विन में नापेंगे, डिग्री सेल्सियस नहीं लेने के। तो हर चीज़ का साइंटिस्ट ने एक लेखा जोखा मामला रख दिया कि बच्चों तक ये बात पहुंचाओ कि वो जब भाग रहा है तो सॉरी, जब वो मतलब कोई दूरी देख रहा है तो मीटर में नापे, वेट देख रहा है तो किलोग्राम में, और टेम्परेचर तो केल्विन। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। करंट है मान लो, उसको काहे में नापे? एम्पियर। सब चीज़ का तो उन्होंने एक मात्रक दे दिया। ठीक, अब अगर टाइम के बारे में बात करूँ तो टाइम तो बहुत है भाई, घंटा, मिनट, सेकंड, साल, महीने। इस पद्धति में क्या गया है, ऐसा ही पद्धति के अंदर क्या दिया गया है टाइम के लिए? टाइम के लिए दिया गया है भैया, सीधी सी बात है, सेकंड। आप सब इसकी लिस्ट बना लेना कि टाइम को हमेशा सेकंड में मापती है ये वाली पद्धति, और करंट को हमेशा एम्पियर में। ठीक, और एक होती है तीव्रता, इंग्लिश में कहते हैं क्या? इंटेंसिटी। लिखते रहना मेरे साथ, तीव्रता। तीव्रता की जो होती है वो होती है कैंडेला। ओके, और उसके बाद तो जो आपका पदार्थ का मात्रा होती है, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये हमेशा काहे में नाम मापा जाता है? मोल में। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस काहे में? मोल में। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, बस ये आप सबको आना चाहिए, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। वज़न को देख रहे हो तो किलोग्राम में बात करो, दूरी को देख रहे हो तो मीटर में बात करो, टेम्परेचर नाप रहे हो तो केल्विन में नाप लो,
और आपको शायद पता भी होगा कि भाई टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस में दिया जाए तो केल्विन में कैसे बदलते हैं। अगर आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए कि भाई 27 डिग्री सेल्सियस है, इसको 27 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में बदल जल्दी से, तो भाई आप लोगों को शायद टीचर ने ना बताया, लेकिन मैं आपको बता दूं इसके अंदर 273 जोड़ देते हैं और आपके पास आता है 300 केल्विन। यानी पहले क्या था, 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ देते हैं। यहाँ तक समझ में आई बात आपको? नहीं, ये हर एक में करना आपको, 273 जोड़ देना। 10 डिग्री सेल्सियस है तो 273 जोड़ दो, 283 केल्विन आ जाएगा। इस तरीके से आपके पास हो गया मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, जिसमें ये आपको सारी की सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि जितनी भी मतलब चीज़ें नापने की होती है, मीटर हो गया, वो लेंथ हो गई, भार हो गया, दूरी, भार, तापमान, करंट, समय, तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये सब के सब इनके अलग अलग यूनिट हैं, अलग अलग मात्रक हैं, जिसको मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब बढ़ते हैं हम आगे। द्रव्यमान और भार, भाई वाह, बहुत अच्छे। द्रव्यमान अगर आपने समझ लिया ना, ये आपका बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। द्रव्यमान को हम m से शो करते हैं, दिखाते हैं, और भार को हम w से। किसी भी चीज़ का भार है मान लो, ठीक। वज़न मैं कैसे बताऊंगा, वज़न क्या होता है, वज़न ये बताओ मुझे। ये आप लोग मना नहीं कर सकते कि दुनिया की हर चीज़ को ये अर्थ, ये पृथ्वी, ये ज़मीन खींचती है। कोई बॉल है, अगर आप ऊपर उसको फेंकते हो तो नीचे आती है। इंसान अगर बिल्डिंग से गिर जाएगा वो भी ज़मीन पे आ रहा है। क्यों आ रहा है? ऊपर ही क्यों नहीं रुका है? हवा में तैरता रहता, हाय मैं हवा में हूँ, लेकिन नहीं, ज़मीन तक आया। ऐसा क्यों? भाई ये जो ज़मीन है ये दुनिया की हर चीज़ को खींचती है, गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है इसके ऊपर। अगर मैं इस मार्कर को ऐसे उठा रखा ना ऐसे, और अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये गिर रहा है, और अगर मैं इसको उठा रहा हूँ, पता क्यों उठा पा रहा हूँ? क्योंकि मैं इसके ऊपर जो बल लगा रहा हूँ वो गुरुत्वाकर्षण बल से ज़्यादा है। और किसी भी चीज़ को आप उठा लेते हो वो सिर्फ इस वजह से उठा लेते हो क्योंकि आप जो बल लगा रहे हो उस वस्तु पर, उस चीज़ पर, वो गुरुत्वाकर्षण बल से ज़्यादा है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा हो आप उठा नहीं सकते। ये जो बड़ी बड़ी कार होती हैं, ट्रक होते हैं, आप हाथ से उठा लोगे? नहीं उठा सकते, क्योंकि इनके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। तो किसी भी चीज़ पर जितना गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है वो उसका वज़न है। उसी वज़न के अकॉर्डिंग आप उसको उठाते हो। भाई यार बहुत वज़न हो रहा, ये ना कहो बहुत वज़न हो रहा है, कहो कि उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल बहुत काम कर रहा है। बोलो बात समझ में आई या नहीं? तो अब मैं आपको परिभाषा दे रहा हूँ भार की। लिख लो, कॉपी पेन लेकर बैठे हो। ये तो मैं करता रहूँगा, आप लोग कुछ भी लिखो, आपको लोगों को जो भी चीज़ सुनाई देगी नहीं और आप लोगों को उसकी परिभाषा लिखने में दिक्कत होगी तो ये वीडियो देखना, आपको मैं हर बार बताता रहूँगा, परिभाषा देता रहूँगा। लिखिए, भार की परिभाषा लिखिए। किसी भी वस्तु पर कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उसका भार कहलाता है, और भार को हम W से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं? अब थोड़ी सी आगे एंट्री कर लो। आगे क्या एंट्री होनी चाहिए भाई? आगे एंट्री यह है कि द्रव्यमान क्या होता है। बहुत ही, इसको तो मैं बहुत आसान तरीके से, लेकिन एक बात बताऊँ मैं आपको, ये जो भार है ना यार, ये बदलता रहता है। मतलब चांद पे जाओगे तो चांद चीज़ों को इतनी अच्छी तरह नहीं खींचता जितनी अच्छी तरीके से ज़मीन खींचती है। यहाँ आप अगर बॉल फेंकते हो वो कुछ मिनट में नीचे आ जाएगी। चांद पे अगर बॉल फेंकोगे वो थोड़ा घंटे में आएगी, 4-5 घंटे लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि चांद चीज़ों को खींचता तो है लेकिन इतनी अच्छी तरीके से नहीं खींचता जितनी अच्छी तरीके से ज़मीन खींचती है। तो फिर वहाँ भार चांद पर क्या होगा? अलग होगा ना, हल्का होगा ना। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, मेरे चाहने वालों, भार बदल सकता है। मंगल ग्रह पे चले गए वहाँ भार अलग होगा, बृहस्पति ग्रह पे चले गए अलग अलग जगह अलग अलग मामला है, क्योंकि इनका अपना अलग गुरुत्वाकर्षण बल है। भाई हम तो पृथ्वी का तो पढ़ बैठे। अच्छा इधर आ जाओ, द्रव्यमान पर ये क्या बीमारी है? ये जो मार्कर जो मैं आपको दिखा रहा था, ये इसके अवयव कौन है, मतलब ये किस किस चीज़ से बना हुआ है। अवयव का मतलब होता है कि वो किस किस चीज़ से बना हुआ है। एक तो ये कैप सी है, कैप का एक काला सा है, मार्कर है, ये इंक भी भरी है इसके अंदर। अच्छा ये बॉडी भी है, अच्छा प्लास्टिक भी चढ़ी हुई है इसके,
ये सारा का सारा इसके जो अवयव हैं, जो इसको बना रहे हैं, इस किसी भी पदार्थ के अवयवों को समझ गए, उसका द्रव्यमान या उसका द्रव्य भार कहते हैं। वो किस किस चीज़ से बना हुआ है, बस इतना याद रख लो। जो जिस चीज़ से बना हुआ है वो उसके द्रव्यमान तय करते हैं, और उन चीज़ों पर जितना गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है वो उसका भार तय करता है। तो आप मुझे बताइए कि जिस चीज़ से ज़मीन पर बना हुआ है, पृथ्वी पर बना हुआ है, अगर मैं इसको चांद पर ले जाऊंगा, ये तो जिस चीज़ से ज़मीन पर बना हुआ है उसी चीज़ पर चांद पे बना रहेगा। इसमें कौन सा बदलाव आ रहा? बदलाव आएगा तो इसके भार में, द्रव्यमान में नहीं। कि जिस चीज़ से ज़मीन पर बना हुआ है उसी चीज़ से चांद पर ही बना होगा, तो माफ़ करना, द्रव्यमान के अंदर कोई कमी नहीं होगी। कमी होगी तो सिर्फ भार में। तो आपको यहाँ बैठे बैठे एक बात तो याद लग गई होगी, पता, भार बदल सकता है, द्रव्यमान नहीं बदलता। मेरा वज़न जो यहाँ है वो है, और अगर मैं चांद पर चला जाऊँगा तो मैं सर से लेके पाँव तक जू का तू रहूँगा। अगर बदलेगा तो कौन? भार। यानी मेरा द्रव्यमान जू का तू रहेगा, मेरे भार के अंदर बदलाव आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं? आयतन, अभी अभी मैंने आपको बताया था आयतन क्या होता है। बोलो क्या होता है? आयतन होता है किसी भी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान। V से इसको प्रदर्शित करते हैं। बताया था ये आपको, आयतन कोई भी वस्तु जितनी जगह घेरती है, किसी भी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान, उसका आयतन कहलाता है। किसी भी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान उसका आयतन कहलाता है। इसको V से प्रदर्शित करते हैं, बड़ा V लिख देना, ठीक है। यही बातें आपको लिखनी है जो मैं बोल रहा हूँ। पता नहीं बुक में कितनी ख़तरनाक परिभाषा का इस्तेमाल हो रहा होगा। घनत्व, घनत्व, घनत्व को हम D से बताते हैं। घनत्व क्या होता है भैया, इसको भी बता देते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा इसकी परिभाषा, यानी इसकी नॉलेज दूंगा, उसके बाद जाकर इसको बताता हूँ कि ये क्या बीमारी है। सुनते रहना भैया। जो मैं आपको बताऊंगा वो किसी टीचर को मत बताना, क्योंकि वो आपको अपने ही दिमाग तक रखना है। टीचर को बताने के लिए जो परिभाषा है मैं आपको बताऊंगा। देखो, घनत्व का मतलब होता है घनापन। जो चीज़ जितनी घनी है उसका घनत्व उतना ही ज़्यादा है। घनापन, मेरे सर पे बालों का घनापन इतना नहीं है जितने आपके होंगे। और अगर कोई अंकल इस वीडियो को देख रहा है जिसके बाल उड़ चुके, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उसके सर पे घनापन मेरे बालों से भी कम होगा। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बच्चे नौजवान हैं, 11वीं में भी एंट्री हुई है 11वीं क्लास के अंदर, और वो मुझे देख रहे हैं। उनके सर पे बालों का घनत्व है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। मेरे सर पे बालों का घनत्व क्या है, कम है। मेरे बाल घने नहीं है ना, उड़ चुके साइड से। केमिस्ट्री का दीवाना था, केमिकल लग गया था, साइड से बाल उड़ गए थे। तो घनत्व है घनापन। आप मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको आयतन बताया कि कोई भी चीज़ जितनी जगह घेर रही। अब ये मेरे सर पे जो बाल हैं कुछ तो जगह घेर रहे होंगे। मैं काम कर रहा हूँ, ये जगह जू के तू रखता हूँ, और 10 लाख बाल इधर लगा देता हूँ, 10 लाख बाल इधर लगा देता हूँ। जगह नहीं बढ़ाई मैंने, वहीं बाल लगा दिए। तो घनापन क्या हुआ, बढ़ गया ना। लेकिन उन बालों का वज़न भी तो मेरे सर पे आ गया ना। वज़न बढ़ने से, भार बढ़ने से क्या होता है, घनत्व बढ़ जाता है। क्योंकि मैं ये जो मेरा सर है ना, इसको नहीं बढ़ा रहा हूँ मैं, इसकी जगह नहीं बढ़ा रहा हूँ, इसका आयतन जू का तू है। इसी आयतन में मैं बाल लगा रहा हूँ, बाल। तो ये मेरा जो पूरा सर है ये तो जू का तू है, लेकिन इसके अंदर बाल लग रहे हैं, तो उनका वज़न भी तो होगा बालों का वज़न बढ़ा, क्योंकि मेरे सर में बाल ऐड हो गए, बाल जुड़ गए, तो उनका वज़न भी बढ़ा, घनत्व भी तो बढ़ा होगा, घनापन भी तो बढ़ा होगा। मेरी बात आपको समझ में आई क्या? भार बढ़ने से घनत्व बढ़ जाता है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं बाल अभी फ़िलहाल लगाता नहीं, मैं उतनी बाल रखता हूँ, और सर अपना थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, इतना कर लेता हूँ जहाँ मेरे हाथ आ रहे हैं। तो अब यही बाल पहले जो यहाँ तक हैं, अब कहाँ तक आ जाएंगे, यहाँ तक आ जाएंगे ना, पूरे फैल जाएंगे बाल। लेकिन उनमें खुलापन हो जाएगा, वो घनापन कम हो जाएगा, क्योंकि वो फैल गए। क्यों फैल गए? क्योंकि मैंने आयतन बढ़ा दिया अपने सर का, और घनापन क्या हो गया, कम हो गया। आयतन बढ़ने पर घनापन क्या हो जाता है, कम। ठीक, आयतन बढ़ा तो घनापन कम हो जाएगा। अगर मैं बाल को इतना ही कर लूँ, आयतन ना बढ़ाऊँ, बाल लगाता रहूँ, तो फिर भार बढ़ जाएगा, वज़न बढ़ जाएगा बालों का, क्योंकि बाल भी तो लगा रहा हूँ मैं। तो भार बढ़े
घनत्व बढ़े। और अगर बाल को मैं ना लगाऊं और अपना सर का आयतन बढ़ा दूं तो वही बाल खुले खुले हो जाएंगे, घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि आयतन बढ़ गया। तो आयतन बढ़ने पर घनत्व कम हो जाता है और भार बढ़ने पर घनत्व बढ़ जाता है। इस बात को मैं इस फॉर्मूले के अंदर लिख चुका। देखो, भार बढ़ेगा तो आयतन घनत्व बढ़ेगा और आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घट जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आयतन नीचे है। नीचे की वैल्यू जब बढ़ती है तो आंसर कम आता है और ऊपर की वैल्यू बढ़ती है तो आंसर ज़्यादा आता है। अब आपको मैं घनत्व की परिभाषा देने जा रहा हूँ। अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो लिख लीजिए। कोई भी बच्चा टीचर को यह ना कहे घनापन, वरना घनाक जैसे आपको थप्पड़ लगेगा। आपको बताना है घनत्व, भार और आयतन के अनुपात को घनत्व कहा जाता है। भार और आयतन का अनुपात घनत्व कहलाता है और घनत्व को हम d से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई या नहीं? ठीक है, तो घनत्व तक मैं आपको फ़िलहाल बढ़ा चुका हूँ और इस घनत्व को समझने के लिए इसको और इसको पहले ही बता चुका मैं। ठीक, अगर ये बाल वाला सिस्टम समझ में ना आया हो तो प्लीज़ वीडियो को पीछे ले जाना, एक बार और देखना। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया मैंने आपको।